नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। ख़ास बात में आज हम देखेंगे कि कैसे कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। इसके अलावा जानेंगे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ने प्लाज्मा थेरेपी को लेकर क्या कहा। साथ ही दुनिया भर में कोरोना केसेस और अमवात पर भी हम डालेंगे तफसीली नज़र। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ख़ास बात। आलमी वबा कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब तक 1,90,00,000 से ज़ायद अफराद इससे मुतासिर हुए हैं और 7 लाख से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। कोविड-19 के केसेस के मामले में अमेरिका दुनिया में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे मकाम पर है। वहीं इस वबा से हुई हलाकतों की तादाद के मामले में अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे, मेक्सिको तीसरे और बरतानिया चौथे मकाम पर है, जबकि हलाकतों की तादाद के मामले में हिंदुस्तान 5वें मकाम पर है। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 1,90,44,222 अफराद मुतासिर हुए हैं और 7,12,421 अफराद हलाक हो गए हैं। दुनिया में आलमी ताकत तस्वुर किए जाने वाले अमेरिका में अब तक 48,21,296 अफराद मुतासिर हुए हैं और 1,58,170 अफराद हलाक हुए हैं। ब्राज़ील में अब तक 28,59,073 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं, जबकि 97,256 अफराद हलाक हो चुके हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की खौफनाक सूरत हाल के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 56,000 से ज़ायद केसेस सामने आने की वजह से मुतासरीन की तादाद 19,64,000 से तजावुज़ कर गई और 904 अफराद के जाम बहक होने से हलाकतों की तादाद 40,699 हो गई। मरकज़ी वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जुमेरात को जारी आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 52,050 अफराद के कोरोना से मुतासिर होने से मुतासरीन की मजमूई तादाद 19,64,537 हो गई। राहत की बात यह रही कि इस दौरान 46,121 अफराद सेहतियाब हुए हैं, जिसकी वजह से सेहतियाब अफराद की तादाद 13,28,337 हो गई है। वजारत के मुताबिक सेहतियाबी की शरह 67.62% हो गई है और शरह अमवात यानी डेथ रेट 2.07% है। 9 रियासतों में सेहतियाब अफराद की तादाद में इजाफा होने के बावजूद मुल्क में एक्टिव केसेस में 9,257 का इजाफा हुआ है, जिससे मुतासरीन की तादाद 5,95,501 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 3,810, आंध्र प्रदेश में 1,322 और बिहार में 908, तमिलनाडु में 968, राजस्थान में 437 और उत्तराखंड में 143 केसेस दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना में 4 शुम्बे को कोरोना के 2,092 नए मामला दर्ज किए गए हैं। इस तरह रियासत में इस इन्फेक्शन से मुतासिर होने वालों की तादाद बढ़कर 73,050 तक जा पहुंची है। गुज़िश्ता रोज़ 13 अफराद की इससे मौत हुई ही, जिसके बाद रियासत में कोरोना से मरने वालों की तादाद 599 तक जा पहुंची। डायरेक्टर महकमे सेहत आमा व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक जुमेरात को रियासत में कोरोना के जुमला 73,050 मामले हो गए। तकरीबन 1,299 अफराद रुबे सेहत हो गए हैं, जिनको तेलंगाना के मुख्तलिफ अस्पतालों से घरों को जाने की इजाज़त दे दी गई है। इस तरह रियासत में कोरोना से रुबे सेहत होने वालों की तादाद 52,103 हो गई है। ओहदेदारों ने बताया कि रियासत में कोरोना के सरगर्म मामलात की तादाद 20,000 यानी एक्टिव केसेस 20,358 है। महकमे सेहत के हुक्काम ने 21,346 मायने करवाए और रियासत में जुमला 5,43,489 मायने अब तक करवाए गए। ओहदेदारों ने कहा कि इन मायनों में से 1,550 मायनों के नतायज जारी किए गए हैं। बुलेटिन के मुताबिक GHMC हुदूद में 535, रंगारेड्डी ज़िले में 126, मेडचल मलकाजगिरी ज़िले में 126, करीमनगर में 123, वरंगल अर्बन ज़िले में 128, संगारेड्डी ज़िले में 101 नए मामलात गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज किए गए हैं। इसी दौरान आंध्र प्रदेश में भी कोरोना के मामलात जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10,128 नए मामलात दर्ज किए गए हैं और 77 अमवात हुई हैं। यह अमवात की तादाद अब तक की सबसे ज़्यादा तादाद है जिनकी कोरोना से एक ही दिन में मौत हुई है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों और प्लाज्मा
थेरेपी की उफादियत पर एम्स का यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का बयान आया है। एम्स के मुताबिक कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआती नतायज खास हौसला अफजा नहीं है। एम्स ने कहा कि मरीजों को होने वाले खतरों को कम करने में प्लाज्मा थेरेपी से कोई खास मदद नहीं मिली। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि ये अभी शुरुआती नतायज हैं। प्लाज्मा थेरेपी के असर को जानने के लिए 15-15 मरीजों के 2 ग्रुप्स पर ट्रायल किया गया। इसमें से एक ग्रुप का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के तहत इलाज किया गया, जबकि दूसरे ग्रुप पर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के साथ प्लाज्मा थेरेपी भी इस्तेमाल की गई। ट्रायल से पता चला कि दोनों ग्रुप्स में डेथ रेट एक जैसा ही था, यानी मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी से कुछ खास फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें और सबूतों की ज़रूरत होगी। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि प्लाज्मा थेरेपी महफूज है, इससे किसी मरीज को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन यह थेरेपी बहुत कारगर नहीं है, लिहाजा इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोरोना मुतासरीन के लिए मरकजी वजारत सेहत के क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में प्लाज्मा थेरेपी को एक इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी बताया गया है। इसके मुताबिक प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल उन मरीजों पर किया जा सकता है जिनको स्टीरॉइड्स देने के बाद भी उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा है। इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR भी प्लाज्मा थेरेपी के असर को जांचने के लिए ट्रायल कर रहा है। इसका नतीजा आना अभी बाकी है। आजकल जब भी किसी का नंबर डायल किया जाता है तो एक रिंगटोन हमारी समाज से टकराती है और डॉक्टरों को हम सबका हिफाजती खौल करार दिया जाता है। लेकिन सरकारी और खानगी अस्पतालों में उन डॉक्टरों का एक अलग ही चेहरा देखने को मिल रहा है। कोई कितना बेज़मीर हो सकता है ये देखने के लिए कहीं और नहीं, किसी हॉस्पिटल का दौरा ही काफ़ी है। क्या डॉक्टर, क्या मेडिकल स्टाफ और क्या हॉस्पिटल इंतज़ामिया, सारे ही मरीजों के रिश्तेदारों को हरासा करने में बराबर मसरूफ़ दिखाई देते हैं। लोग ये समझने से कासिर हैं कि आया ये कोरोना बहरान है या अस्पतालों की हरासानी का बहरान। हुकूमत के बुलंद दावों और इंतबाह के बावजूद भी खानगी अस्पतालों में मरीजों के साथ इल ट्रीटमेंट पूरे जोरों पर है। शहर के एक मारूफ हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने तो हद ही कर दी। गुर्दों के आर्जे में मुब्तला एक मरीज की मां से पहले 4 लाख रुपए वसूल किए और फिर 1-2 दिन के अंदर ही कोरोना पॉजिटिव बताकर मजीद 5 लाख का मुतालबा कर दिया। ऐसे में यह गरीब खानदान बदहवास हो गया और मुतासरा फर्द की मां ने हॉस्पिटल के रूबरू धरना दे दिया। इस खातून ने बताया कि हॉस्पिटल इंतज़ामिया उसे उसके लड़के से मुलाकात का भी मौका नहीं देती और जब कोई उससे बात करता है तो सिर्फ पैसों का ही मुतालबा करता है। इस खातून के एहतजाज और फरियाद ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये बहरान वायरस की वजह से है या खानगी हॉस्पिटल्स का इंतज़ामिया हमेशा की तरह बेज़मीर ही है। सबका केयर करने का दावा करने वाला एक और हॉस्पिटल भी है, उसने भी लालच और बेमुरवती की तमाम हदें पार कर दी हैं। 2 मरीजों को कोरोना के इलाज के लिए इस हॉस्पिटल में 32 लाख रुपए का बिल तैयार किया गया और मरीजों के रिश्तेदारों ने 22 लाख रुपयों का तो इंतजाम कर दिया, लेकिन मजीद 10 लाख जमा करने बाकी हैं। हुकूमत ने हाल ही में दावा किया था कि सिर्फ 10,000 में कोविड के मरीजों का इलाज किया जा सकता है, जबकि खानगी हॉस्पिटल इस रकम से 100 गुना ज़ायद रकम आवाम से बटोर रहे हैं। हुकूमत ऐलान तो कर रही है कि ज़ायद रकम का मुतालबा करने वाले हॉस्पिटलों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन लूट है कि जारी है। लगता है कि हुकूमत भी मजबूर है। हुकूमत नतायज को जहन में रखकर इस लूट खसूट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। आज हज़ारों अफराद खानगी हॉस्पिटल्स में इलाज करवा रहे हैं और सरकारी अस्पतालों में भी हज़ारों अफराद कोविड के इलाज के लिए शरीक हैं। सरकारी अस्पतालों में कोविड के इलाज के लिए ज़ायद सहूलतें और बेड्स की तादाद कम है। अगर खानगी हॉस्पिटलों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जाती है तो ये हुकूमत के लिए नई मुसीबत हो सकता है। शायद इसीलिए हुकूमत खानगी हॉस्पिटलों की मनमानी पर खामोश है। इसके अलावा कई सियासतदानों और उनके रिश्तेदारों के खानगी हॉस्पिटलों में हिस्सेदारियां हैं। ऐसे में उन पर कार्रवाई खामे ख्याल ही होगी। रियासत में खानगी हॉस्पिटल्स का किरदार हमेशा से ही ख़राब रहा। इलाज के मामले में लापरवाही, बेपनाह चार्जेस और मरीज के रिश्तेदारों की हरासानी आम बात है। कई मरीज खानगी हॉस्पिटल्स की बदइंतज़ामी और लापरवाही की नज़र हो जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। दरअसल खानगी हॉस्पिटल्स की गलतियों और हरासानी के बारे में शिकायत के लिए अवाम के पास कोई रास्ता ही नहीं है, ना ही ऐसी कोई सहूलत है।
डॉक्टरों की हिफाजत के लिए कड़े कानून हैं जो कि होने चाहिए, लेकिन आवाम और मरीजों की शिकायत सुनने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। बेशक हर डॉक्टर और हर खानगी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है, लेकिन अक्सरियत का हाल यही है। कोरोना की दवा बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन हॉस्पिटल मैनेजमेंट की मनमानियों को रोकने के इक़दाम दूर दूर तक नज़र नहीं आते। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कोरोना की वबा तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन खानगी हॉस्पिटल्स की हरासानी पर शायद ही कोई रोक लगे। आइए एक बार सुनते हैं कि उस मजबूर मरीज की माँ का इस हॉस्पिटल के बारे में क्या कहना है। నడుచుకుంటూ వచ్చినావు నా కొడుకు నడుచుకుంటూ డాక్టర్లకు పోయిండు. డాక్టర్లకు పోయిన పేషెంట్ని చూపెడతలేదు. 4 లక్షలు కట్టినా, ఇంకా 5 లక్షలు కట్టమంటున్నాడు. నా కొడుకు లేని మాట అంత కర్ణ వచ్చింది అంటున్నారు. మాకు లేని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. మేము గరీబ్ వాళ్ళం, మాకు ఏం లేదు. అప్ప తెచ్చి కట్టినా, మాకు అప్ప తెచ్చి కట్టున్నాం. మేము కోరుకున్నాం. అది అడిగిన కొద్ది ఇంకా డబ్బులు కట్టమంటున్నారు. లేని వాళ్ళు అప్పగారు 4 లక్షలు కట్టినా, ఇంకొక 5 లక్షలు కట్టమంటున్నాడు. నా దగ్గర ₹1 లేదు. ఉన్నకాడి కట్టినా, నా కొడుకుని చూపెడతలేరు. నా కొడుకుని చంపేసి। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मुतासरीन का आंकड़ा 20 लाख के करीब पहुंच गया है। इनमें से करीब 50% मामले मुल्क के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ यानी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का पहला मामला 30 जनवरी को केरला के थ्रिसूर ज़िले से सामने आया था। पिछले 188 दिन में केसेस बढ़कर 20 लाख के करीब पहुंच गए, यानी हर रोज़ 10,000 से ज़ायद नए केसेस और 200 से ज़ायद अमवात। मरकज़ी हुकूमत इन आंकड़ों का मुख्तलिफ जावियों से यानी एंगल से तज्जिया कर रही है और आवाम को ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि बाकी दुनिया के मुकाबले अपने मुल्क में हालात काबू में हैं। हालांकि सुनने में ये ठीक भी लगता है। 130 करोड़ से ज़ायद की आबादी में 2 करोड़ अफराद का कोविड-19 का टेस्ट किया गया और उनमें से सिर्फ 20 लाख पॉजिटिव पाए गए, यानी मुल्क की पूरी आबादी के मुकाबले में सिर्फ 0.15% ही इस मोजी वायरस से मुतासर हुए हैं और उनमें से भी 67% ठीक हो चुके हैं। ये एनालिसिस काफ़ी कन्विंसिंग नज़र आता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। 20 लाख केसेस और 40,000 अमवात अपने मुल्क की पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की खस्ता हाली बयान करती है। ये नंबर साबित करते हैं कि हमारी हुकूमत कोरोना वायरस जैसी वबा का मुकाबला करने बिल्कुल भी तैयार नहीं है। साल 2018 में हुकूमत हिंद ने पब्लिक हेल्थ पर जीडीपी का सिर्फ 1.28% ही खर्च किया था। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में इंडिया का आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर, यानी जहां लोगों ने अपना इलाज का खर्च खुद बर्दाश्त किया हो, उसका परसेंटेज 62.4% था। जहां करीब 63% हिंदुस्तानी अपना इलाज खुद करवा रहे हैं, वहीं दुनिया में ये एवरेज सिर्फ 18.2% है। इंडिया में सेहत के शोबे में डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ की शदीद कमी है। यहाँ हर 1457 लोगों में एक डॉक्टर है, जबकि WHO के नॉर्म्स के मुताबिक हर 1000 की आबादी के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए। हमारे शहरों में किसी भी वबा या आफात समावी का मुकाबला करने से पहले कोई तैयारी नहीं की जाती है। हम उसी वक्त काम करना शुरू करते हैं जब कोई परेशानी हमारे घर में घुस जाती है। हम उसके दरवाज़ा खटखटाने पर भी बेदार नहीं होते। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास हुए 27 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक इस पर हमने कभी गौर नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर 10 लाख से ज़ायद आबादी वाले शहर में एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी यानी MPC होनी चाहिए, जो न सिर्फ तरक्की के मंसूबे तैयार करे बल्कि हर किस्म की परेशानी से निपटने के लिए पहले से एक एक्शन प्लान तैयार रखे। ज़्यादातर शहरों में MPC या तो है ही नहीं या फिर गैर कारकर्द हैं। सरकारी स्टाफ की भी हमारे शहरों में काफ़ी कमी है। हिंदुस्तान में मुंबई शहर में सबसे ज़्यादा ऑफिसर्स हैं। यहाँ हर 1 लाख की आबादी पर 938 ऑफिसर्स हैं, जबकि जोहानसबर्ग में हर 1 लाख की आबादी पर 2922 और न्यूयॉर्क में 5446 ऑफिसर्स हैं। हमारे पास ना वार्ड कमेटीज़ हैं और ना ही एरिया सभाज, अगर कहीं हैं तो वो गैर कारकर्द हैं।
इसकी वजह से हम किसी भी सरगर्मी में आवाम को सीधे तौर पर शामिल नहीं कर पाते। हमारे पास ना पैसे हैं, ना अफसर हैं, ना तंजीम है और ना ही कोई नज़्म है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के बावजूद हुकूमत और आवाम के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। ऐसे में इन दोनों को जोड़ने का बहुत बड़ा ज़रिया है पुलिस का डंडा। इसलिए हुकूमत सिर्फ हुक्म सुनाती है और फिर उसे पुलिस की ताकत का सहारा लेकर नाफिज करती है। इन हालात में अगर हुकूमत कल ये कह दे कि कोविड-19 की वबा ख़त्म हो गई है तो आवाम के पास उस पर यकीन करने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। यानी अगर जमहूरियत डेमोक्रेसी मजबूत होगी तो मंसूबाबंदी में आवाम भी शरीक हो सकेंगी और कोविड-19 के जैसी वबा से अपनों को मरता देखने के बजाय उनकी जान बचाने के लिए कुछ ठोस काम करेगी। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की वबा के दरमियान रिजर्व बैंक की मालियती पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी की शरहों में कोई तब्दीली ना करने का फैसला किया है और जुमेरात को कहा कि महंगाई को हदफ के मुताबिक दायरे में रखने और इस वबा के असर से मईशत को निकालने तक उसका रुख एक्टिव मोड बना रहेगा। माफ़ कीजिएगा। रवा माली साल में कमेटी की सह रोज़ा दूसरी मीटिंग के आज कमेटी ने इत्तेफाक राय से ये फैसला किया है। उन्होंने कहा कि रेपो रेट को 4%, रिवर्स रेपो रेट को 4.25% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF को 4.25% पर जू का तूर रखा गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से मुतासरा मईशत में कुछ बेहतरी की अलामात मिल रही थी, लेकिन इस वबाई मर्ज से मुतासरा अफराद की तादाद में तेज़ी से इजाफे की वजह से कुछ रियासतों और बड़े शहरों में लॉकडाउन दोबारा लगाए जाने की वजह से अलामात दरहम बरहम हो गई। उन्होंने कहा कि तवक्को है कि रवां माली साल के पहले शशमाही में अफरात ज़र में इजाफा होगा, लेकिन दूसरे शशमाही में ये एतदाल पसंद हो सकता है। Fuel prices and soft aggregate demand since March. In most of the emerging market economies, however, CPI inflation after easing in April and May rose in June amidst cost push pressures. Domestic food inflation remains elevated across most of the economies since the onset of the pandemic. The MPC noted that in India too, economic activity had started to recover from the lows of April and May. However, surges of fresh infections have forced reclamping of lockdowns in several cities and states. Consequently, several high-frequency indicators have leveled off. The agriculture sector's prospects are strengthened by the progress of the southwest monsoon and the expansion in the total area sown under Kharif crops by 13.9% up to July 31 over the previous year. That is over the corresponding period of the previous year. Industrial production remained in contraction, albeit at a moderated pace in May. The Manufacturing Purchase Managers Index. हिंदुस्तान ने जुमेरात के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मसले कश्मीर उठाने की चीन की कोशिशों को मुस्तरद करते हुए उसे मुल्क का दाखिली मामला करार देते हुए चीन से ऐसी नाकाम कोशिशों से सबक लेने के लिए कहा। हिंदुस्तान ने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब चीन ने सलामती काउंसिल में मसले कश्मीर उठाने की कोशिश की है, ताहम इस पर उन्हें आलमी बरादरी की तरफ से कुछ ख़ास हिमायत नहीं मिली। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हमने इस बात पर गौर किया है कि चीन ने हिंदुस्तान के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर से मुतालिक मामलों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में बहस शुरू की। यह पहला मौका नहीं है जब चीन ने किसी ऐसे मौजू को उठाने की कोशिश की जो मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान का दाखिली मामला है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि पहले की तरह इस मरतबा भी इस कोशिश को बैनुल अक़वामी बरादरी की बहुत कम हिमायत मिली। हम अपने दाखिली मामलों में चीन की मुदाखलत को सख्ती से मुस्तरद करते हैं और उसे इस नाकाम कोशिश से सबक लेने की दरख्वास्त करते हैं। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस लीडर डॉक्टर सैफुद्दीन सोस की नज़रबंदी का मामला तूल पकड़ने लगा है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोस की नज़रबंदी के हवाले से मरकज़ी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया और कहा कि वो जमहूरियत को कुचलने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से सैफुद्दीन सोस के साथ लगातार कैदियों जैसा सलूक किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि सैफुद्दीन सोस साहब ने हिंदुस्तानी जमहूरियत के अवामिल को तक़वियत देने में अहम किरदार अदा किया है। उनके साथ
कैदियों जैसा सलूक करके बीजेपी हुकूमत जमहूरियत को नीस्त नाबूद कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में 1 साल से तानाशाही का दौर है। मैं हुकूमत को याद दिलाना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल 5 अगस्त से सैफुद्दीन सोज को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। कांग्रेस के रहनुमा सैफुद्दीन सोज ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें नज़रबंद रखा गया है। उधर सैफुद्दीन सोज के बेटे सलमान सोज ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है और सैफुद्दीन सोज आज़ाद नहीं बल्कि नज़रबंद है। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि साबिक़ मरकज़ी वज़ीर की नकलो हरकत पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। इससे कबल सैफुद्दीन सोज ने कहा था कि अब मरकज़ ने सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोला है कि मैं एक आज़ाद आदमी हूँ, मैं इसके लिए अदालत जाऊँगा। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो कहीं भी जाने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन उनकी रिहाइशगाह पर तैनात पुलिस एहलकार उन्हें बाहर जाने से रोक रहे हैं। सोज ने इल्ज़ाम लगाया कि ये जगह वादी कश्मीर पुलिस स्टेट बन चुकी है। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में मंगल की शाम होने वाले धमाकों के नतीजे में अब तक 135 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है, जबकि 5000 अफराद ज़ख्मी हैं। हुकूमत ने सन 2014 से अब तक बंदरगाह में सामान खरीदने और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अदा करने वाले अहलकारों को तहकीकात मुकम्मिल होने तक घरों में नज़रबंद कर दिया है। ज़राए का कहना है कि लिबनानी फ़ौज बंदरगाह के सिक्योरिटी अहलकारों को उस वक्त तक घरों में बंद रखेगी जब तक धमाकों के ज़िम्मेदारों की निशानदही नहीं हो जाती। लिबनान की खातून वज़ीर इत्तलात मुनाल अब्दुल समद ने बताया कि सुप्रीम मिलिट्री अथॉरिटी से कहा गया है कि बैरूत बंदरगाह पर धमाका खैज मवाद बिलखुसूस एल्यूमिनियम नाइट्रेट ज़ख़ीरा करने वाले तमाम ओहदेदारों और मुलाजमीन को घरों में नज़रबंद किया जाए। 2014 से अब तक बंदरगाह पर धमाका खैज मवाद ज़ख़ीरा करने और उसकी निगरानी करने वालों को घरों में ही रखा जाए। लिबनानी वज़ारत दाखिला ने एक बयान में कहा कि बैरूत बंदरगाह में होने वाले धमाकों की तहकीकात 5 रोज़ में मुकम्मल कर ली जाएंगी। इस वाक़े में जो भी कसूरवार पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क़ब्ल अज़ीं लिबनानी वज़ीर आज़म हुस्सान दयाब ने कहा था कि बैरूत धमाकों के नताइज जल्द सामने आने चाहिए। उन्होंने वाक़े को सियासी रंग देने से बाज रहने पर जोर दिया और कहा कि इस वक्त उनकी पहली तरजीह इन धमाकों की तहकीकात है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लद्दाख में चीनी दरअंदाजी के तईन सच नहीं बोल रहे हैं और उन्हें मुल्क के अवाम को इससे मुतालिक झूठ बोलने की वजह बतानी चाहिए। राहुल गांधी ने मोदी से कहा कि वो मुल्क को गलत इतला दे रहे हैं, जबकि खबरों में कहा जा रहा है कि वजारत दफ़ा की मई की रिपोर्ट में वाज़े तौर पर कहा गया है कि चीन ने हिंदुस्तानी हुदूद में दरअंदाजी की है। इस सिलसिले में वजारत की रिपोर्ट में एक तफसीली वजाहत दी गई है। कांग्रेसी रहनुमा ने इस रिपोर्ट में दी गई वजाहत के बारे में एक अखबार में शाया खबर पोस्ट करते हुए ट्वीट किया, वज़ीर आज़म क्यों झूठ बोल रहे हैं। मुंबई में मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर कहर ढाया है। मूसलाधार बारिश और तेज़ हवाओं ने मुंबई की रफ्तार रोक दी और मायानगरी वालों को पूरी तरह से परेशान कर दिया है। 4 शुम्बे को 12 घंटे की बारिश से मुंबई के सभी इलाके ज़ेरे आब आ गए, पेड़ गिर गए, रेल खिदमत ठप हो गई, हाईवे बंद हो गया, सड़कें डूब गई और घरों में पानी घुस गया। मुंबई की इस बारिश ने लोगों का एक बार फिर से जीना मुहाल कर दिया है। मुंबई में आज भी बारिश की वार्निंग दी गई थी और रेड अलर्ट जारी किया गया था। मुंबई में लगातार हुई बारिश के खैर का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साउथ मुंबई के कुलाबा वेदर स्टेशन ने महज 12 घंटे में यानी 4 शुम्बे को सुबह 8:30 बजे से रात 8:30 बजे तक 293.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की। साउथ मुंबई के लोगों ने 46 साल बाद अगस्त के महीने में ऐसी बारिश देखी है। साल 1974 के बाद जब से मौसम विभाग ने रिकॉर्ड रखना शुरू किया, अगस्त महीने में 24 घंटे में ये अब तक की सबसे तेज़ बारिश है।
सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की सीरियल से मशहूर टीवी इंडस्ट्री के एक्टर और मॉडल समीर शर्मा ने खुदकुशी कर ली। पुलिस जराये के मुताबिक चारशुम्बे की रात 44 साल के समीर की डेड बॉडी मलाड में वाक़ किराए के फ्लैट में घर के किचन में पंखे से लटकी मिली। वो मलाड वेस्ट में अहिंसा मार्ग पर नेहा CHS नाम की बिल्डिंग में रहते थे। समीर बीते 15 साल से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। उन्होंने 2005 में दिल क्या चाहता है सीरियल से डेब्यू किया था। 2014 में वो फिल्म हंसी तो फंसी में भी नजर आए थे। मुंबई की बॉलीवुड टीवी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में जून के महीने से अब तक ये चौथी बड़ी खुदकुशी बताई जा रही है। इससे पहले सेलेब मैनेजर दिशा सालियान, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और क्राइम पेट्रोल की एक्ट्रेस प्रेक्षा मेहता जान दे चुके हैं। इसके अलावा श्रेया कक्कड़ जैसी टिकटॉक स्टार भी जान दे चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बॉडी की हालत को देखते हुए लग रहा था कि अदाकार ने 2 दिन पहले यानी पीर के रोज़ खुदकुशी कर ली थी। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, इसीलिए खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल सका। लेकिन समीर शर्मा की सुसाइड के पीछे भी बीमारी और डिप्रेशन में होने के इशारे मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो अपनी बीवी से अलग रह रहे थे और इंस्टाग्राम पोस्ट पर उन्होंने अपने डिप्रेशन में होने के इशारे दिए थे। समीर बीते एक हफ्ते से सोशल मीडिया से दूर हो गए थे। इंस्टाग्राम पर उनकी 27 जुलाई की पोस्ट में उन्होंने एक नज़्म शेयर की थी जिसकी लाइन थी, मैंने अपनी चिता बनाई और उस पर सो गया। चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो इस साल IPL की टाइटल स्पॉन्सर नहीं होगी। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया BCCI ने जुमेरात को उसके साथ हुए करार को सस्पेंड कर दिया। बोर्ड ने एक लाइन का बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। इस साल IPL UAE में 19 सितंबर से 10 नवंबर तक होना है। वीवो ने 2018 में 2190 करोड़ रुपए में 5 साल के लिए IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप डील हासिल की थी। यह करार 2022 में ख़त्म होना था। इस डील के तहत वीवो BCCI को हर साल 440 करोड़ रुपए देता था। अब BCCI इस साल नए टाइटल स्पॉन्सर के लिए टेंडर जारी करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IPL और वीवो के बीच अगले साल 2021 से 2023 तक के लिए नया करार हो सकता है। वीवो से IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप डील रद्द होने से फ्रेंचाइजियों को नुकसान होगा क्योंकि उन्हें स्पॉन्सरशिप डील में से एक हिस्सा मिलता था। वीवो स्पॉन्सरशिप के लिए हर साल बोर्ड को 440 करोड़ रुपए देता था। इसमें से आधा पैसा सभी 8 फ्रेंचाइजियों में बराबर बांटा जाता था, यानी हर एक फ्रेंचाइजी को हर साल 27 करोड़ 50 लाख रुपए मिलते थे। बोर्ड ऑफिशियल ने बताया कि इतने शॉर्ट नोटिस पर BCCI के लिए वीवो से एक साल के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के तौर पर मिलने वाली 440 करोड़ रुपए जुटाना आसान नहीं होगा। ऐसे में बोर्ड और फ्रेंचाइजीज को ये नुकसान उठाने के लिए तैयार होना होगा। अब BCCI और वीवो नए प्लान पर काम कर रहे हैं जिसके तहत चाइनीज़ मोबाइल कंपनी 2021 में बोर्ड के साथ 3 साल की नई डील कर सकती है। अहमदाबाद के नवरंगपुरा इलाके के कोविड हॉस्पिटल में आग लगने से 8 मरीजों की मौत हो गई। इनमें 5 मर्द और 3 खवातीन शामिल हैं। आग अस्पताल की 4थी मंजिल पर लगी। पुलिस ने इस मामले में अस्पताल के ट्रस्टी भारत महंत और एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि श्रेया हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। 41 मरीजों को सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक महलूकीन के जिस्म 40 से 60% झुलस गए थे, लेकिन सभी की मौत सांस में कार्बन मोनोऑक्साइड जाने के चलते हुई। आग लगने की खबर मिलते ही अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों की भीड़ लग गई। पुलिस के मुताबिक श्रेय हॉस्पिटल में आग रात 3:30 बजे ICU से शुरू हुई, उसके बाद दूसरे वार्ड में फैल गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इसमें कोविड के मरीजों के लिए 50 बेड हैं। हादसे के वक्त 40 से 45 मरीज भर्ती थे। आग हादसे में एक चौंकाने वाली बात भी सामने आई। अस्पताल के एक वार्ड बॉय ने बताया कि ICU में जब आग लगी थी तब एक कोरोना मरीज अरविंद भाई भावसार की हालत बेड से उठने के लायक नहीं थी क्योंकि उसे बेडशीट से बांध कर रखा गया था। यही वजह रही कि वो ICU से बाहर नहीं निकल पाया और उसकी मौत हो गई।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ।